यहाँ की सफाई तो हो गई है, अब घर के बाहर का काम कर देती हूँ। तभी मानो चिड़िया की सास वहाँ आती है। अरे कमबख्त, मैंने तुझे दाल चावल बनाने के लिए कहा था, अभी तक बनाकर क्यों नहीं लाई? वो वो माँ जी, मैंने आपसे कहा था, बस ये काम करके मैं आपके लिए दाल चावल बना देती हूँ। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बात को काटे। मैं जो बोल दूँ वो उसी समय हो जाना चाहिए। तूने अभी तक अपनी बड़ी जेठानी का कमरा क्यों नहीं साफ किया? माँ जी, आपका काम करना था, इसलिए पहले अपने कमरे और आपके कमरे की सफाई कर दी। माँ जी, वैसे भी आपने तो घर का बंटवारा कर दिया है, अब बड़ी जेठानी खुद ही काम करेगी अपने। ये सुनते ही सास को गुस्सा आ जाता है और वो मानो चिड़िया का पंख जोर से पकड़ लेती है। अच्छा, अब तो मुझसे जुबान लड़ाई की। माँ जी, छोड़ दीजिए, मेरे पंख छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने तो बस इसीलिए कहा कि आपने बंटवारा जो कर दिया था, और आपने ही कहा था कि बंटवारे में दोनों बहू अपना अपना काम करेंगी। होती कौन है मुझसे ऐसे बात करने वाली? हाँ, मैंने बंटवारा किया है। बंटवारा जैसे भी हुआ हो, लेकिन मैं जो तुझे बोल रही हूँ तुझे वही करना होगा, समझी? एक तो तुझ जैसी फटीचर बहू को मैं लेकर आई, ना तू दहेज लेकर आई, और तू चाहती है कि मैं तुझ जैसी गरीब को अपनी पलकों पर बिठा कर रखूं। तो फिर नौकरानी वाले काम कौन करेगा? मेरी बड़ी बहू को तो देख कितना दहेज लेकर आई है। तू क्या चाहती है कि अब मैं उससे काम करवाऊं? चल निकल यहाँ से। तभी मानो चिड़िया की बड़ी जेठानी आ जाती है। हाँ माँ जी, ये आपने इसे बहुत अच्छा सबक सिखाया। मेरा नाम लेने से पहले 100 मर्तबा सोचेगी। सुनो बानू, अगर तुम्हारा काम हो जाए तो मेरे लिए 1 कप कॉफी बना देना, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। जी जी जेठानी जी। फिर मानो चिड़िया पूरे घर की सफाई करती है और अपनी सास और जेठानी के लिए भोजन बनाती है। भोजन बनाकर वो अपनी जेठानी और सास को देती है। ये सब करते हुए चिड़िया का ससुर उसे देख लेता है। बहू, तू ठीक तो है ना? मैं जानता हूँ तेरी सास जो तेरे साथ कर रही है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर मैं कुछ बोलूँ तो वो मुझे भी चुप करवा देती है। लेकिन तू चिंता नहीं कर, मैं सरोज से बात करता हूँ। नहीं पिताजी, आपको मेरे लिए माँ से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरी किस्मत है, जो गरीबी की वजह से मुझे ये सब करना ही होगा। बड़ी बहू, चलो, कितने दिन हो गए हम शॉपिंग करने नहीं गए। हाँ माँ जी, मुझे नई साड़ी लेनी है। सरोज, छोटी बहू को भी अपने साथ शॉपिंग पर ले जाओ, आखिर वो भी इस घर की बहू है। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है क्या? मैं इस गरीब को अब अपने साथ लेकर जाऊंगी और इसकी ख्वाहिशें पूरी करवाऊंगी। ये सब चीजें इसके लायक नहीं है। कोई बात नहीं पिताजी, माँ जी ठीक ही कह रही है। मेरे पास पहले ही बहुत सारी साड़ियाँ हैं, मैं वो पहन लूंगी। फिर मानो चिड़िया की सास और उसकी जेठानी शॉपिंग करने चली जाती है। वो दोनों सास बहू एक साड़ी की दुकान पर जाती है। माँ जी, ये साड़ी आप पर बहुत खिलेगी, आप यही ले लीजिए। हाँ बहू, मैंने तेरे लिए भी साड़ी पसंद की है, ये पीले रंग की साड़ी तुझ पर बहुत जचेगी। नहीं माँ जी, मुझे ये साड़ी अच्छी नहीं लग रही। तोते भैया, मुझे कोई बनारसी की साड़ी दिखाओ। देख बहू, अगर तू ये साड़ी खरीद लेती तो मुझे बहुत अच्छा लगता, हम सेम सेम साड़ी पहनते। नहीं माँ जी, मुझे सेम नहीं लगना, मैं अलग दिखना चाहती हूँ। आप क्या छोटे बच्चों की तरह कर रही हैं? ठीक है बेटी, जैसा तुझे अच्छा लगे। फिर सिरोज अपनी बड़ी बहू की बात मान जाती है और वो दोनों शॉपिंग करके घर लौट आती है। मानो चिड़िया उन दोनों को खुश खुश देखकर मन में सोचती है, माँ जी अपनी बड़ी बहू से कितना प्यार करती हैं, काश वो मुझे भी पसंद करती। अरे ओए महारानी, खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? जा, हमारे लिए ठंडा ठंडा शरबत बना कर लेकर आ। ठीक है माँ जी। फिर मानो चिड़िया रसोई में जाती है और अपनी सास जेठानी के लिए शरबत बनाकर लेकर आती है। मानो चिड़िया शरबत रखकर जाने लगती है तो उसकी सास कहती है, अरे ओ महारानी, अब कहाँ जा रही है? माँ जी सुबह से सारे घर के काम कर रही थी, अपने कमरे की सफाई नहीं की, बस वही करने जा रही हूँ। ठीक है जा, वैसे भी तेरी गरीब शक्ल और नहीं देखनी मुझे। मानो चिड़िया अपने कमरे में चली जाती है। मानो चिड़िया का कमरा टूटा फूटा था। ए ऊपर वाले, कोई भी ये कमरा देखकर कह ही नहीं सकता कि ये इसी बड़े घर का कमरा होगा।
ऐसे लगता है किसी खंडरनुमा कमरे में आ गई हूँ। जब मैं इस घर में आई थी तो कितने अरमान लेकर आई थी, लेकिन सब अरमान धरे के धरे ही रह गए। फिर मानो चिड़िया अपने कमरे में झाड़ू देती है। मानो चिड़िया के कमरे के साथ एक छोटी सी रसोई थी जहाँ वो बैठकर खाना बनाती थी। माँ जी की रसोई और जेठानी की रसोई में सिलेंडर है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिया। मुझे हर समय इस मिट्टी के चूल्हे पर ही खास खास कर खाना बनाना पड़ता है। थोड़ी देर में मानो चिड़िया कढ़ी चावल बना लेती है। तभी मानो चिड़िया का ससुर वहाँ आ जाता है। अरे वाह बहू, आज तुमने कढ़ी चावल बनाए हैं, क्या मुझे दोगी खाने के लिए? मुझे तुम्हारे पंखों के बने हुए भोजन बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ पिताजी, क्यों नहीं। वैसे तो भोजन वहाँ भी मैंने ही बनाया है, लेकिन आप वहाँ से क्यों नहीं खाते, यहीं से क्यों खाते हैं? बेटी, तेरे मिट्टी के चूल्हे के बने हुए खाने का जो स्वाद है वो उनमें नहीं आता। मुझे तो तुम्हारी सास के बंटवारे की कुछ समझ नहीं आती। ये तो नाम का बंटवारा है। वो दोनों बहुओं में फर्क करती है, सारा काम तुमसे करवाती है। पिताजी, मुझे इस बात का दुख नहीं है, मुझे तो इस बात की खुशी है कि बंटवारे के होते हुए हम सब साथ तो हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं। मैं तो इसीलिए खुश हूँ कि मुझे आप दोनों की सेवा करने का मौका मिला है। इतने मुश्किल समय में जो इतना अच्छा सोचे वो बेटी तुम ही हो सकती हो। फिर मानो चिड़िया और उसका ससुर वही जमीन पर बैठकर भोजन खाने लगते हैं। शाम को मानो चिड़िया का पति चंदू चिड़ा आ जाता है। अरे ओ महारानी, कितना समय हो गया है, अभी तक तूने हमारा भोजन नहीं बनाया। जी माँ जी, बस अभी बना देती हूँ। मैं पहले चंदू जी को भोजन देकर आती हूँ। इतना समय नहीं है हमारे पास, जल्दी से हमारे लिए भोजन बना, मुझे बहुत काम करने हैं। कुछ नहीं होता, तेरा पति इंतजार कर लेगा। हाँ हाँ माँ, मैं इंतजार कर लूँगा। जाओ मानो, तुम पहले माँ जी का खाना बना दो। फिरोज, ये तुम्हारा छोटा बेटा है जिसे तुम कितना लाड प्यार करती थी। वो ऑफिस से थका हारा आया है, तुम उसे खाने के लिए समय भी नहीं दे रही। तुम्हें क्या हो गया है, क्यों बर्ताव करती हो ऐसा उनके साथ? मुझे क्या पता था कि ये चिड़िया बहुत गरीब है। इसके आने से मेरा बेटा भी मेरा नहीं हुआ। ये दोनों इसी घर में रह रहे हैं, यही बहुत है। मम्मी पापा, आप लड़ो मत, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हम आपके साथ रह रहे हैं, हमारे लिए यही बहुत है। फिर मानो चिड़िया रसोई में जाती है और अपनी सास और जेठानी के लिए भोजन बनाती है। अगले दिन मानो चिड़िया घर के बाहर सफाई कर रही थी। ये देखते हुए पास की कबूतरी मानो चिड़िया की सास के पास आती है। फिरोज मौसी, जब देखो आपकी छोटी बहू काम करती है, बड़ी बहू काम क्यों नहीं करती? हर समय मानो काम करती रहती है, जबकि आपकी बड़ी बहू शॉपिंग करती रहती है। वो मेरी छोटी बहू को काम करने की आदत है। अच्छा, तो मौसी आप सबको बेवकूफ बना सकती हैं, लेकिन जंगल के सभी पक्षियों को पता है कि आप अपनी बहू में भेदभाव कर रही हैं। ये सुनते ही फिरोज को गुस्सा आता है, लेकिन वो चुप कर जाती है। बबली कबूतरी वहाँ से चली जाती है। अरे ओए कलमोही, सबको दिखा दिखा कर काम करती है। क्या सबको दिखाना चाहती है कि मैं तुझ पर अत्याचार करती हूँ? नहीं नहीं माँ जी, मैं तो अपना काम कर रही हूँ, मैंने किसी से कुछ नहीं। ए बिजली, ये क्या, आज फिर तूने सारा कूड़ा मेरे घर के बाहर फेंक दिया है। हाँ तो तेरे घर के बाहर ही फेंका है, कौन सा घर के अंदर फेंका है जो इतना चिल्ला रही है? एक बार फेंक कर तो देख मेरे घर के अंदर कूड़ा, मैं तेरे पंख न तोड़ दूंगी। ओए प्रिया कवि, तेरा बहुत हो रहा है, जरा अपनी चोंच बंद कर, वरना मैं तेरी चोंच तोड़ दूंगी। तभी बादल कौवा वहाँ आ जाता है। नहीं बिजली, एक मोहल्ले में दो कवियाँ एक जैसी चोंच वाली अच्छी नहीं लगेंगी। बादल की बात सुनकर प्रिया जोर जोर से हंसने लगती है। अरे तुम मेरी साइड पर हो या इसके? नहीं नहीं बिजली, मैं तो तुम्हारी साइड पर हूँ, लेकिन तुम लड़ क्यों रही हो? बादल जी, मैं तो इसके पेड़ के सामने कूड़ा फेंका, ये मुझसे लड़ने आ गई। देखिए भाई साहब, हवा चलने पर सारा कूड़ा मेरे घर में आता है। अब आप ही बताइए, इसे ना कहूँ तो और किसे कहूँ? हाँ तो ये पेड़ तेरे बाप का है, तो मैं यहाँ कूड़ा ना फेंकूं। बिजली के इतना बोलते ही प्रिया को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों आपस में लड़ने लगती हैं। अरे अरे, ये तुम दोनों क्या कर रही हो? रुक जाओ रुक जाओ। इस बार तो छोड़ रही हूँ तुम्हें चुड़ैल, लेकिन अगली बार मेरे सामने ना आना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
अरे तुझसे बुरा तो कोई है भी नहीं, डायन। फिर प्रिया कवि अपने घर में चली जाती है और बिजली कवि भी बादल के साथ अपने घर में चली जाती है। अगले दिन बिजली कवि मटका लिए नदी से पानी भरने जाती है। जल्दी जल्दी पानी भर लो, इससे पहले कि वो डायन कवि यहाँ आ जाए। और भी क्या पता, कल जैसे मुझसे लड़ने लग गई थी, आज तुम सबसे भी लड़ने लग जाए। बिजली कवि प्रिया कवि की ये बात सुन लेती है। लगता है प्रिया तुझे कल का सबक याद नहीं है। अरे बिजली, प्रिया ठीक ही तो कह रही है, तुम हर समय तो लड़ती रहती हो। सुन लिया बिजली, तुझे सारा जंगल जानता है तू कितनी लड़ाकू है। बिजली कवि को प्रिया पर बहुत गुस्सा आता है। सभी पक्षियों को प्रिया की ओर देखकर बिजली कवि गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लाओ बिजली जल्दी दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। बिजली कवि मटका आगे कर देती है। जैसे ही बादल कव्वा खाली मटका देखता है तो चौंक जाता है। ये क्या, तुम पानी नहीं लाई? फिर बिजली कवि सारी बात बादल को बताती है। सुन लो जी, मैं ये रोज की काय काय से बहुत तंग आ चुकी हूँ। मुझे नहीं रहना अब इस जंगल में। लेकिन बिजली, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो इस घर के अलावा कुछ भी नहीं है। कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन अब इस जंगल में नहीं रहेंगे। गलती तो तुम्हारी ही है बिजली, तुम क्यों उन पक्षियों के मुंह लगती हो? पति जी, अब तुम भी मुझे सुनाने लगे। बस अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, ये जंगल छोड़कर पास वाले जंगल में चले जाएंगे। ठीक है बिजली, अगर तुम्हें यही ठीक लगता है तो हम आज ही ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे। फिर वो पति पत्नी अपना सारा सामान बांधते हैं और दूसरे जंगल के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद बिजली कवि बादल से कहती है, अजय रुकिए, मुझे बहुत प्यास लगी है, जरा पीने के लिए पानी तो लेकर आइए, नहीं तो प्यास के कारण मैं मर जाऊंगी। ठीक है बिजली, तुम इस पेड़ की छांव में बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। ठीक है, जल्दी से आइएगा, मेरा तो प्यास के कारण बहुत बुरा हाल हो रहा है। फिर बादल कव्वा बिजली कवि को एक पेड़ के नीचे बिठाकर उसके लिए पानी लेने चला जाता है। काफी समय बीत जाता है, लेकिन बादल पानी लेकर वापस नहीं आता। अरे ये अभी तक पानी क्यों नहीं लेकर आए? मेरा तो प्यास के कारण दम घुटा जा रहा है। मिल गया पानी, जल्दी से पानी भरकर ले जाता हूँ। बिजली मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर बादल कव्वा मटके में पानी भरता है और वापस उड़ता है। ए ऊपर वाले, ये क्या हो गया? बिजली बिजली, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। बादल कव्वे ने पानी लाने में बहुत देर कर दी, जिस कारण बिजली कवि मर जाती है। ए ऊपर वाले, मैं तो अपनी पत्नी के साथ नया जीवन जीने दूसरे जंगल जा रहा था, लेकिन तूने उसे अपने पास बुला लिया। कृपा करो, मुझ पर दया करो और मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दो। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। बादल कव्वा अपनी पत्नी के लिए बहुत रो रहा था। तभी तेज हवाएं चलने लगती है। दिन में अंधेरा हो जाता है। तभी एक परी वहाँ आती है। कव्वे, इस दुनिया से सबको जाना है, तेरी पत्नी की सांसें बस यहीं तक थीं। ए परी जी, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, कृपया करो मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दो, वरना मैं भी मर जाऊंगा। देखो कव्वे, मैं तुम्हारी पत्नी के प्राण नहीं लौटा सकती, लेकिन अगर तुम अपने आधे प्राण अपनी पत्नी को दे दो तो तुम्हारी पत्नी जीवित हो जाएगी। ठीक है परी, मैं अपने आधे प्राण अपनी पत्नी को देता हूँ। इतना कहते ही बिजली कवि की आंखें खुल जाती है और परी भी गायब हो जाती है। बादल जी, आप पानी ले आए, मुझे बहुत प्यास लग रही थी। हाँ बिजली, मैं तुम्हारे लिए पानी ले आया, जल्दी से पानी पी लो। बिजली कवि पानी पीती है। वो फिर से अपना सामान उठाकर दूसरे जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। काफी दूर उड़ने के बाद उन्हें एक कुआं दिखाई देता है। वो दोनों वहाँ रुकते हैं। बिजली, आधा रास्ता तय हो गया है, तुम यही कुएं के पास बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ठीक है पति जी, मैं यही कुएं के पास आपका इंतजार करती हूँ, लेकिन हाँ, जल्दी आइएगा। फिर बिजली कवि कुएं के पास बैठ जाती है और बादल कव्वा बिजली कवि के लिए खाने के लिए कुछ लेने चला जाता है। तभी वहाँ से एक कौवा गुजरता है। बिजली कवि को देखकर वो वहाँ आता है। आप कौन हैं और यहाँ बैठकर क्या कर रही हैं? क्या किसी का इंतजार कर रही हैं? हाँ, मैं अपने पति का इंतजार कर रही हूँ, वो मेरे लिए भोजन लेने गए हैं। देखिए कॉफी जी, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं।
मैं आपको पेट भरकर भोजन खिलाऊंगा और रानी बनाकर रखूंगा। बिजली कभी प्रेम कपे की मीठी मीठी बातों में आ जाती है और उससे प्यार कर बैठती है। लेकिन अगर मेरे पति ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो आफत हो जाएगी। तुम चिंता नहीं करो, जब तुम्हारा पति यहाँ आएगा तो हम मिलकर उसे कुएं में धक्का दे देंगे और फिर मिलकर हंसी खुशी का जीवन बिताएंगे। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी बादल कव्वा भी आ जाता है। ये देखो बिजली, मैं तुम्हारे लिए मीठा फल ले आया, लेकिन ये कौवा कौन है? पति जी, शेकपा तो यहाँ से उड़ रहा था, मुझे बैठा देखकर यहाँ आ गया। आप छोड़िए ना, लाइए मुझे मीठा फल दीजिए। ये लो बिजली, ये फल खा लो, फिर हमें आगे भी जाना है। तभी बिजली कपी नाटक करते हुए बोलती है। पति जी, कब से कुएं से आवाजें आ रही हैं। लेकिन मुझे तो कोई भी आवाज नहीं आ रही है। तुम्हारा वहम होगा बिजली। नहीं नहीं बादल जी, ये मेरा वहम नहीं हो सकता। आप कुएं में झांक कर तो देखिए, मुझे तो लगता है कि कुएं के अंदर कोई है। ठीक है बिजली, अगर तुम कहती हो तो मैं देखता हूँ। फिर बादल कव्वा कुएं में देखने जाता है। मौका देखते हुए बिजली कपी और प्रेम कव्वा मिलकर बादल कपी को उस कुएं में धक्का दे देते हैं। कोई बचाओ, कोई मुझे इस कुएं से बचाओ। बिजली, अब बादल को कोई भी कुएं से नहीं निकाल सकता। ये कुआं बहुत गहरा है, अब तक बादल को सांप ने खा लिया होगा। कुछ देर बाद बादल कपे की आवाजें कुएं से आना बंद हो जाती हैं और उन दोनों को ऐसा लगता है कि बादल कव्वा मर चुका है। लगता है ये मर चुका है, अब हम दोनों को कोई भी जुदा नहीं कर सकता। बिजली कपी और प्रेम कव्वा वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों जा ही रहे थे कि तभी जंगल की मुखिया चिड़िया वहाँ आ जाती है। प्रेम कपी, ये तुम्हारे साथ कपी कौन है? क्या तुमने शादी कर ली है? हाँ मानो चिड़िया, मैंने शादी कर ली है और ये मेरी पत्नी है। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। ऐसा कहते हुए जंगल की मुखिया चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर प्रेम कव्वा बिजली को लेकर अपने घर आ जाता है। बिजली, अब तुम्हें यहाँ कोई भी तंग नहीं करेगा, तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। ठीक है जी, मुझे बहुत भूख लग रही है, आप मेरे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करें ना। ठीक है बिजली, तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन लेकर आता हूँ। फिर प्रेम कव्वा बिजली के लिए भोजन लेने चला जाता है। उधर बादल कव्वा कुएं में मदद की पुकार लगा रहा था। कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे इस कुएं से बाहर निकालो, वरना मैं यहीं मर जाऊंगा। बादल कव्वे की आवाज सुनकर कुछ पक्षी कुएं के पास आते हैं और बादल कव्वे को कुएं से बाहर निकालते हैं। मुझे कुएं से बाहर निकालने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वो सब तो ठीक है कव्वे भाई, लेकिन तुम इस कुएं में कैसे गिर गए? वो तो धन्यवाद है ऊपर वाले का कि तुम बच गए, वरना इस कुएं में बहुत सांप और बिच्छू रहते हैं। फिर बादल कव्वा उन पक्षियों को सारी बात बताता है। अच्छा, तो ये बात है। क्या नाम बताया तुमने अपनी पत्नी का? मेरी पत्नी का नाम बिजली है तोते भाई, लेकिन वो बहुत धोखेबाज निकली। अगर वो मुझे मिल गई तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बस कव्वे, तुम यही समझो कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें मिल गई। लेकिन कैसे तोते भैया, क्या तुमने मेरी पत्नी को देखा है? हमारे जंगल में एक प्रेम नाम का कव्वा रहता है और उसने अभी अभी शादी की है और उसकी पत्नी का नाम भी बिजली है। हो ना हो कव्वे यार, वो तुम्हारी पत्नी ही होगी। बादल कव्वा ये सुनकर अपनी पत्नी को ढूंढने दूसरे जंगल के अंदर चला जाता है। कबूतर भाई, क्या आपने प्रेम और बिजली नाम के कव्वों को देखा है? उन्होंने अभी अभी शादी की है। नहीं कव्वे यार, मैंने नहीं देखा। मैं इस गांव में नया नया आया हूँ, तुम किसी और से पूछ लो। फिर बादल कव्वा कई पक्षियों से पूछता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता। वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी गांव की मुखिया मानो चिड़िया वहाँ आती है। क्या हुआ कव्वे, तुम तो बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो। क्या बात है, मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर दूं। मेरा नाम बादल है और मैं अपनी पत्नी की खोज में इधर उधर उड़ रहा हूँ। क्या नाम है तुम्हारी पत्नी का और वो तुमसे कैसे अलग हो गई? मेरी पत्नी का नाम बिजली कव्वी है और वो प्रेम कव्वे की बातों में आकर मुझे कुएं में धक्का देकर यहाँ चली आई। वो तो धन्यवाद हो इस गांव के पक्षियों का, जिन्होंने मुझे कुएं से बाहर निकाला। प्रेम और बिजली, ये नाम तो मैंने सुना है।
हाँ, याद आया, सुबह ही प्रेम और बिजली ने शादी की है। कहीं उसकी पत्नी तुम्हारी पत्नी तो नहीं है? हाँ चिड़िया बहन, वही मेरी पत्नी है। क्या आप मुझे उनके पास लेकर जाएंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो मेरे साथ। फिर मानो चिड़िया बादल कव्वे को प्रेम के घर ले जाती है। प्रेम कव्वे बाहर आओ। मानो चिड़िया की आवाज सुनकर प्रेम कव्वा घर से बाहर आता है। वो अपने सामने मानो चिड़िया और बादल कव्वे को देखकर डर जाता है। प्रेम, मुझे खबर मिली है कि जिस कव्वे से तुमने शादी की है वो इस बादल कव्वे की पत्नी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लगता है इसे गलत फहमी हुई है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। ये प्रेम कौवा झूठ बोल रहा है। इसने ही मुझे कुएं में धक्का दिया था। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है कौवा। ठीक है, तो हम ये सारी बात बिजली से ही पूछ लेते हैं कि कौन सच्चा है। फिर मानो चिड़िया बिजली कवि को बाहर बुलाती है। बिजली कवि बाहर आती है। देखो कवि बहन, क्या तुम इस बादल कवि को जानती हो? ये तुम्हारा पति है क्या? नहीं नहीं चिड़िया बहन, मैं इसे नहीं जानती। झूठ मत बोलो बिजली, ऊपर वाला सब देख रहा है। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। मैंने तुम्हें अपने प्राणों में से आधे प्राण दिए हैं। ऊपर वाले से डरो। जब प्यास के कारण तुम मर गई थी तो मैंने तुझे अपने आधे प्राण देकर बचाया था। बादल कवि की ये बात सुनकर बिजली कवि डर जाती है। अगर ऐसा है तो जो कुछ मैंने आपसे लिया है वो सब मैं आपको देने का वचन करती हूँ। इतना कहते ही बिजली कवि नीचे गिर पड़ती है और वो मर जाती है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और प्रेम के पैरों तले तो जमीन ही निकल जाती है। ए ऊपर वाले, ये क्या हो गया? अब ये मुखिया चिड़िया मुझे छोड़ेगी नहीं। प्रेम, तुमने हमसे झूठ बोला और बादल कवि को कुएं में धक्का भी दिया। इस आरोप पर मैं तुम्हें जेल में बंद करने का हुक्म देती हूँ। बिजली, अगर तुम ये सब ना करती तो तुम्हारे साथ आज ऐसा ना होता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर तुम बुरा करोगी तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। बिजली कवि अपने घर में आलू मटर वाले चावल बना रही थी। बबली कबूतरी बिजली कवि की पड़ोसन थी। बबली कबूतरी का बेटा अपनी माँ से कहता है, मम्मा, बिजली आंटी अपने घर में आलू मटर वाले चावल बना रही हैं। मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है खाने को। जाइए, आप आंटी से मुझे आलू मटर वाले चावल ला दीजिए। अरे बबलू बेटा, आपको किसने बताया? मम्मा, मुझे जुगनू ने बताया है। ठीक है बबलू बेटा, तुम घर पर ही बैठो, मैं अभी बिजली से चावल लेकर आती हूँ। बबली कबूतरी अपने घर से निकलती है और बिजली कवि के घर जाती है। बिजली बहन, मेरा बबलू भी आलू मटर वाले चावल मांग रहा है, मुझे 1 प्लेट चावलों की दे दो। ना ना कबूतरी, मैं तो किसी को 1 चम्मच भी चावल नहीं दूंगी। न जाने कहाँ से आ गई हो मुंह उठाकर। बिजली, तुम भी तो हर दफा मुझसे कुछ न कुछ तो मांगने आती हो। अगर आज मैं चावल लेने आ गई तो क्या हो गया? चल चल निकल मेरे घर से, कहा ना मेरे पास चावल नहीं है। तो ठीक है कभी कभी दोबारा मेरे घर ना आना। फिर बबली कबूतरी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। बबली कबूतरी चिड़िया के पास जाती है। बहुत बुरी है ये काली कवि। क्या हुआ बबली बहन, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? वो काली कवि हर समय मुझसे कुछ न कुछ लेने आ जाती है। आज मेरे बबलू का मन कर रहा था चावल खाने को। जब मैं उससे लेने गई तो उसने मुझे वहाँ से निकाल दिया। बबली बहन, आपको तो पता है उस कवि का, वो किसी को कुछ नहीं देती। आलू मटर वाले चावल की खुशबू तो फैली हुई है। मेरी मीना भी जिद कर रही थी, इसलिए मैं भी आलू मटर वाले चावल बना रही हूँ। आप बबलू को लेकर यहाँ ही आ जाएं, हम सब मिलकर आलू मटर वाले चावल खाएंगे। मम्मा, क्या चावल बन गए हैं? नहीं जुगनू बेटा। बिजली, और कितनी देर लगेगी? बादल, मैं नदी से पानी ले आऊं, फिर हम सब मिलकर आलू मटर वाले चावल खाएंगे। बिजली कवि नदी से पानी भरने चली जाती है। जुगनू कौवा चुपके से रसोई में जाता है। मैं थोड़े से चावल खा लेता हूँ, मम्मा को नहीं बताऊंगा। ऐसा कहते हुए जुगनू कौवा आलू मटर वाले चावल खाने लगता है। वो पेट भरकर चावल खाने के बाद वहाँ से चला जाता है। बादल कौवे को भी चावल की खुशबू सता रही थी। वो भी रसोई में जाता है। ये चावल तो पककर तैयार है, मैं थोड़े से खा लेता हूँ। जुगनू कौवे के बाद बादल कौवा भी वो आलू मटर वाले चावल खाने लगता है।
देखते ही देखते हंडिया तो खाली हो जाती है। बबली कबूतरी भी अपने बेटे बबलू को लेकर चिड़िया के घर आ जाती है। मानो चिड़िया आलू मटर वाले चावल बनाने लगती है। बिजली कभी नदी से पानी भरकर ला रही थी कि रास्ते में उसे उसकी बहन मिलती है। अरे पिंकी, तुम बिल्कुल ठीक समय पर आई हो। मैंने आलू मटर वाले चावल बनाए हैं, चलो हम सब मिलकर खाएंगे। बिजली कभी अपनी बहन पिंकी को अपने घर में ले जाती है। बिजली कभी जब हंडिया लेकर आती है तो वो खाली थी। शे क्या, इसमें तो चावल ही नहीं है। चावल कौन खा गया? जुगनू कबा और बादल कबा तो चुप बैठे हुए थे। शे जरूर तुम दोनों का काम है। अब मैं अपनी बहन को क्या दूंगी? दीदी, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। पिंकी, तुम यहीं बैठो, मैं पड़ोसियों से कुछ लेकर आती हूँ। फिर बिजली कभी तोते के पास जाती है। तोते भैया, मेरी बहन आई है, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। भोजन तो मगर कहाँ से? मैं तो खुद चिड़िया के घर से आलू मटर वाले चावल खा कर आ रहा हूँ। तुम भी जाकर चिड़िया के घर से आलू मटर वाले चावल ले लो। क्या मानो चिड़िया ने आलू मटर वाले चावल बनाए हैं? हाँ, मैं तो पेट भर कर खा कर आया हूँ। फिर बिजली कभी मानो चिड़िया के घर की ओर जाती है। अरे कबूतरी बहन, तुम भी यहाँ हो? हाँ, चिड़िया तुम्हारी तरह नहीं है। चिड़िया बहन, मेरी बहन आई है, मुझे थोड़े से आलू मटर वाले चावल दे दो। अगर तुम्हारी बहन आई है तो मैं क्या करूं? हम सब आलू मटर वाले चावल खा रहे हैं, हमें तंग मत करो। चिड़िया, मेरे सारे चावल जुगनू और बादल खा गया। तो फिर मैं क्या करूं? हमारा समय बर्बाद ना करो। बबली बहन, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम चिड़िया से कहो मुझे एक प्लेट आलू मटर वाले चावल दे दे। बिजली पड़ोसियों को एक दूसरे की मदद पड़ ही जाती है, इसलिए इतना घमंड न किया करो। बिजली कभी सभी से बहुत शर्मिंदा थी। मानो चिड़िया एक प्लेट बिजली कभी को दे देती है और बिजली कभी खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। चोरनी कहीं की, तुमने ये लकड़ियाँ मेरे घर से चुराई हैं। अरे नहीं कभी बहन, मैं ये लकड़ियाँ घने जंगल से लाई हूँ। हाँ, मुझे सब पता है। बड़ी सीधी साधी बनने का नाटक करती हो। पिछले हफ्ते भी तुमने मेरे पेड़ के नीचे से दाना चुरा कर खाया था। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो दाना आपका था। मैं सब जानती हूँ, तुम जैसी भी कारण चिड़ियाओं को। चल अब भाग जा यहाँ से, दोबारा मेरे घर के पास नजर ना आना। मानो चिड़िया रोती हुई वहाँ से अपने घोंसले में चली जाती है। थोड़ी दूर कबूतर और तोता बैठे उन दोनों की बातें सुन रहे थे। तोते यार, ये कभी बहुत बुरी है, जब देखो चिड़िया से लड़ती रहती है। हाँ कबूतर, तुम्हें तो पता है ये काली कभी किसी को भी अपने पेड़ के पास भटकने नहीं देती। पिछली बार गलती से मैं इसके घर के पास चला गया था, तब इसने मुझे बहुत मारा था। बेचारी मानो चिड़िया तो बहुत मेहनती है, वो तो दिन रात अपनी बेटियों के लिए मेहनत करती है। मानो चिड़िया की 3 नन्ही बेटियां थी, मीना, मुन्नी और गुड्डी। वो तीनों बेटियां पढ़ना चाहती थी और बड़े ख्वाब देखती थी। मामा, हम तीनों बहनों को पढ़ने के लिए बड़े स्कूल में जाना है और आपको तो पता है कि वो विदेश के जंगल में है। देखना मामा, हम तीनों बहनें पढ़कर आपका नाम रोशन करेंगी और हमारी गरीबी के दिन भी गुजर जाएंगे। हाँ बेटियों, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम तीनों पढ़ लिख कर जंगल का नाम रोशन करो। तुम तीनों चिंता नहीं करो, मैं कुछ करती हूँ। अगले दिन मानो चिड़िया बिजली कभी के पास जाती है। कभी बहन, मेरी बेटियाँ तीनों पढ़ना चाहती हैं, मैं उन्हें विदेश के जंगल में भेजना चाहती हूँ। तुम तो बहुत अमीर हो, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं मेहनत करके तुम्हें वापस दे दूंगी। तुम जैसी भी कारण चिड़िया क्या आप आसमान को छूने के ख्वाब देख रही हैं, जबकि उड़ना तुम्हारे बस में नहीं है। बिजली बहन, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दे, मैं थोड़े थोड़े करके आपको वापस कर दूंगी। अच्छा, अब कह ही रही हो तो मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? जब तक तुम मुझे पैसे नहीं लौटाओगी तब तक तुम मेरे घर में नौकरानी बनकर काम करोगी और दिन रात मेरे लिए दाना भी लाओगी। ठीक है कभी बहन, मुझे मंजूर है। चल अब लग जा काम पर, काम करके पैसे लेकर चली जाना।
फिर मानो चिड़िया बिजली कपी के घर के सारे काम करती है। वो जंगल से दाना ढूंढ कर लाती है और शाम को रसोई बनाकर पैसे लेकर अपने घर चली जाती है। क्या हुआ मम्मा, आज इतनी देर क्यों करती? हमें भूख लगी है। मुन्नी बेटी, आज जंगल में काम करने गई थी, तुम लोगों के लिए पैसे जमा किए हैं। अब तुम तीनों अपना सामान पैक कर लो, क्योंकि तुम तीनों कल जा रही हो विदेश के जंगल में। ये सुनकर मानो चिड़िया की बेटियां बहुत खुश हो जाती हैं। ठीक है मम्मा, हम अपना सामान पैक करती हैं, तब तक आप हमारे लिए भोजन बना दें। फिर मानो चिड़िया रसोई में चली जाती है। वो अपनी बेटियों के लिए भोजन बनाने लगती है। मेरी बेटियां ही मेरी दुनिया है, अगर ये खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। अगले दिन मानो चिड़िया कबूतर चाचा के साथ अपनी तीनों बेटियों को विदेश के जंगल में भेज देती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया दुगना काम करना शुरू कर देती है। सुबह को वो कपी के घर काम करने जाती और दूसरे समय वो बाकी पक्षियों के घरों में भी काम करती थी। चिड़िया बहन, तुम इतने काम कर रही हो, तुम बीमार हो जाओगी। तोते भैया, अपनी बेटियों के लिए मुझे ये सब करना होगा। तुम्हें तो पता है, मेरी बेटियों में मेरी जान है, वही मेरी खुशी है। अगर मैं काम नहीं करूँगी तो कपी का कर्ज कैसे दूंगी? बस अब मुझे उस दिन का इंतजार है जिस दिन मेरी नन्ही परियां आसमान छू लेंगी। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। चिड़िया अब भी कपी के घर में काम करती थी। एक दिन चिड़िया सोचती है, अब तो मेरी बच्चियां लौटने वाली हैं, आज तो मैं उन्हें देखकर जी लूंगी। शाम हो जाती है। चिड़िया की बेटियां विदेश के जंगल से लौट आती हैं। मानो चिड़िया खुशी खुशी अपनी बच्चियों के पास जाती है। अरे आओ मेरी बेटियों, मेरे पास आओ। लेकिन चिड़िया की बेटियां मुंह मोड़ लेती हैं। अरे हटिए माँ, हमें बहुत थकन है, जरा हमें भोजन ला कर दीजिए, बहुत भूख लगी है। हाँ, मैं भी ना, तुम तीनों थकी हुई होगी, चलो मैं आप तीनों को भोजन देती हूँ। फिर मानो चिड़िया अपनी तीनों बेटियों को भोजन देती है। मम्मा, ये कैसा भोजन है? ये तो बस दाल चावल है, हमें तो बिरयानी खानी थी। मुन्नी, हमारी माँ को भला कहाँ बिरयानी बनाने आती है? इन्होंने तो कभी अपनी जिंदगी में खाई भी नहीं होगी। हाँ बहना, तुम ठीक कह रही हो। मानो चिड़िया तो चुपचाप अपनी बेटियों की बातें सुनती रहती है। रात को जब बेटियां सोने लगती हैं तो अपनी माँ से कहती हैं, माँ, इस घर में तो हमें बहुत गर्मी लग रही है, आपने अभी तक अपना अच्छा और पक्का घर नहीं बनाया। हाँ माँ, एक एसी ही लगवा ली थी, आपको तो पता था ना कि आपकी बेटियां लौट कर आ रही हैं, भला वो ऐसी गर्मी में कैसे रहेंगी? बच्चों, मुझे नहीं पता था कि आप तीनों को एसी में सोने की आदत है। तुम तीनों चिंता नहीं करो, मैं कल तक इंतजाम कर दूंगी। फिर मानो चिड़िया की तीनों बेटियां सो जाती हैं और चिड़िया अपने घर के बाहर आ जाती है। ए ऊपर वाले, ये सब क्या है? मैंने तो सोचा था कि मेरी बच्चियां पढ़कर आएंगी और मेरा सहारा बनेंगी, लेकिन ये तीनों तो बहुत बदल गई हैं। अगले दिन मानो चिड़िया सुबह सवेरे झील के खेतों में जाती है और वहाँ काम करने लगती है। वो कड़ी धूप में गंदम की फसल काटती है और शाम को बिजली कपी के घर काम करने जाती है। कुछ महीनों मेहनत करने के बाद मानो चिड़िया अपनी बेटियों के लिए एसी ले लेती है। बच्चों, अब ठीक है ना? अब तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। हाँ माँ, ये ठीक है, अब से हम तीनों ही इस कमरे में सोएंगी, आप दूसरे कमरे में सोना। हाँ, वैसे भी मम्मा को थोड़ी ना आदत है एसी में सोने की, ये तो बीमार हो जाएंगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मुझे ऐसी आदत नहीं है, तुम तीनों आराम से सो जाओ। अपनी तीनों बेटियों को सुलाकर मानो चिड़िया खुद घर के बाहर आ जाती है। मानो चिड़िया की तीनों बेटियां अब नौकरी करने लगी थीं, लेकिन वो अपनी माँ को अपनी तनख्वाह के पैसे नहीं देती थी। माँ, आप भला इन पैसों का क्या करेंगी? वैसे भी आप तो सूखा दाना खाकर भी रह लेंगी, लेकिन हमें बहुत कुछ खरीदना है, इसलिए ये पैसे हम आपको नहीं दे सकते। मानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खामोशी से वहाँ से चली जाती है। रात के अंधेरे में
वो एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। शायद मेरी बेटियां अब बहुत बड़ी हो गई हैं, अब उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं रही, मैं ही इनके लिए बोझ बन गई हूँ। तभी वहाँ तोता आ जाता है। चिड़िया बहन, तुम यहाँ अंधेरी रात में क्यों बैठी हो? चलो, तुम्हारी बच्चियाँ तुम्हें ढूंढ रही होंगी। नहीं तोते भैया, अगर उन्हें मेरी ज़रूरत होगी तो वो खुद आ जाएंगी। मानो चिड़िया ऐसे बैठी रो रही थी। तोता वहाँ से चला जाता है और वो मानो चिड़िया की बेटियों के पास जाता है। तुम तीनों को शर्म नहीं आती? तुम्हारी माँ ने तुम्हें पढ़ाने के लिए उस बिजली कपी से पैसे उधार लिए, उसका कर्ज वो आज तक उतार रही है। तुम्हारी हर जरूरत पूरी करने के लिए वो सुबह से लेकर शाम तक काम करती है। जब तुम यहाँ नहीं थी वो बीमार थी, वो तो अपने घोंसले से उठ भी नहीं सकती थी, फिर भी उसने कभी हिम्मत नहीं हारी और तुम तीनों के लिए वो दिन रात मेहनत करती रही। और आज जब तुम तीनों कमाने लग गई हो तो अपनी माँ को भूल गई हो। तुम तीनों को तो शर्म आनी चाहिए। ऐसा कहते हुए तोता वहाँ से चला जाता